Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we will be discussing about three major articles. First article में Constitutional Amendment Bill 130th के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Then Promotion and Regulation of Online Gaming Bill के बारे में हम बात करेंगे. And लास्ट में हम बात करेंगे अग्नि 5 के बारे में. तो आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं. देखो, इंडिया की पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी सीपी. अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देख सकते हैं? इंडिया के अंदर 40% जो आपके एमपीज या एमएलएज हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई एक क्रिमिनल चार्ज लगा ही हुआ है. अब गवर्नमेंट इस चीज को रोकने के लिए एक बिल लेके आ रही है, जिसको लेके ऑपोजिशन के अपने कुछ कंसर्न है. पहले आप बिल के बारे में समझिए, फिर आपको कंसर्न्स भी समझ में आएंगे. देखो, इस बिल के अंदर प्रोविजन ये है कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर हैं या उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, अगर इनमें से किसी को भी 30 दिन के लिए जेल में जाना पड़ा, तो उस केस में यहां पे उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा. सेम केस सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा. इसमें एक ट्विस्ट है, लेकिन अगर लेट्स से सीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में से एक पर्सन को नहीं निकाल रहे हैं, उसके ऊपर मतलब आप ये कह लीजिए कि कोर्ट केस चल रहा है और 30 दिन से वो जेल में, बट इन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो यहां पर पीएम यानी कि आपकी यूनियन गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर सकती है. अब जैसे आप आमतौर पे क्या देखेंगे, पीएम यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाने के लिए प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे, वेराज सीएम यहां पर रेकमेंड करेंगे गवर्नर को. बट यहां पर यूनियन गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सीबीआई और ईडी को लेके सेंटर और स्टेट के बीच में टसल रहती है कि भाई ये मशीनरीज को गवर्नमेंट दुरुपयोग करती है, जिसकी वजह से अक्सर फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट करती है आपकी यूनियन गवर्नमेंट. तो एक बार फिर से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यही कह रही है कि भाई ये तो आप हमारे फेडरल स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे हो. अब फिलहाल के लिए तो इस बिल को जो यूनियन आपके होम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था 20 अगस्त को, इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है. बट ये एक और प्रिंसिपल को वायलेट करता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. अब देखो, नेचुरल जस्टिस में यह कहा जाता है कि भी किसी भी इनोसेंट पर्सन को आप सजा नहीं देंगे, और जुडिशरी ये कहती है कि भाई जब तक आप गिल्टी प्रूव ना हो तब तक आप क्या है, इनोसेंट है. मतलब जब तक आपका जुर्म साबित ना हो जाए तब तक आप इनोसेंट हैं. तो यहां पर बिना किसी गिल्ट प्रूव हुए पर्सन को आप सजा कैसे दे सकते हो? तो यहां पे गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई देखो, 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए अगर पर्सन जेल में रहता है एंड उस जुर्म के लिए सजा 5 साल से ज्यादा है, तो ही हम यहां पर हटाने की बात कर रहे हैं. उसके अलावा यहां पर कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कहना ये भी है, इवन ऑपोजिशन का कहना ये है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स, जहां पर पॉलिटिकली मोटिवेट होके आप अपनी जो ऑपोजिशन है उसको कमजोर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. बिकॉज अभी तक अगर आप बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 में बात की गई है कि अगर किसी पर्सन को कन्विक्शन होती है ऐसे किसी जुर्म के लिए जहां पर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है आर्टिकल 103 के अंडर. बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है जहां पर सिर्फ चार्जशीट फाइल होने पे किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता हो. बट एक बात यहां पे ये भी आती है, हमें ये भी समझना होगा, हमारे पास रिसेंट टाइम में एग्जांपल्स हैं जहां पर मिनिस्टर्स ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी थी. जैसे वी सेंथिला बालाजी केस में अगर आप देखें, अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, लेटर ऑन उन्हें वापस से मिनिस्टर बना दिया गया जैसे ही बेल मिली. तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था कि भैया फ्रीडम चाहिए या पोस्ट चाहिए, ये आप सोच लो, अगर मिनिस्टर रहोगे तो जेल में रहोगे. देन अरविंद केजरीवाल केस में भी इन्होंने अपने ऑफिशियल वर्क को, सीएम की पोस्ट को होल्ड किया था जब ये जेल के अंदर थे. एंड जहां पर आप ये मान के चलो कि स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भैया आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते हो, बिकॉज आपके पास वो पावर है जिससे आप कहीं ना कहीं
केस की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हो। तो ये 2 हाई प्रोफाइल केस है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि मिनिस्टर अरेस्ट किए गए 30 दिन के लिए, 5 साल से ज्यादा बड़ा सजा हो सकती है उसमें, तो उस केस में उसको ऑफिस से हटाया जाएगा। प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे पीएम, गवर्नर को सीएम, एंड इन केस प्राइम मिनिस्टर और सीएम को हटाना है तो इक्वली ये प्रोविजन आपके एप्लीकेबल रहेंगे। एंड अगर आप ये कह सकते हो कि आफ्टर रिलीज उनको वापस से मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए आप, बट क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को हमने कम करना है तो यहां पे इसको रोकने की बात हुई है। वैसे सेक्शन 8 में कहीं भी आपकी अरेस्ट और चार्जशीट और ट्रायल के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, ये आपको समझ के चलना होगा। वैसे लॉ कमीशन ने 1999 में अपनी 170th रिपोर्ट में ये कहा था, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं लाई है। 1999 में उस समय की जो आपके लॉ कमीशन था उसने ये चीज रेकमेंड की थी। एंड इवन 2004 में इलेक्शन कमीशन ने भी इस चीज के लिए क्या की थी, हामी भरी थी। एंड लॉ कमीशन की 244th रिपोर्ट 2014 में जो आई थी तो उसमें भी ये कहा गया था कि भैया एक बार चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं कोर्ट के अंदर, तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई कर दो, बिकॉज एक तरह से जुडिशियल सेटिस्फेक्शन है कि भैया वो उसने जुर्म किया है। बट ऑपोजिशन का मानना यहां पे ये है कि भाई देखो, सबसे पहली बात जुडिशियल बैकलॉग चलता है। अब मान लो केस 10-20 साल चला तो 10-20 साल तक तो आप ये मान के चलो कि उस पर्सन को आप मिनिस्टर नहीं लगा सकते हो। फेडरलिज्म का इशू है भैया, गवर्नर और प्रेसिडेंट ठीक है, बट यहां पर स्टेट पॉलिटिक्स में आप इंटरफेयर कर सकते हो। डेमोक्रेटिक वैल्यूज और विल को आप अंडरमाइन कर रहे हो। लोगों ने उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया, अब आप उनको उनका ऑफिशियल वर्क नहीं करने दोगे तो कैसे काम चलेगा। एंड इसका मिसयूज हो सकता है जैसे सीईडी और सीबीआई का हुआ है। एंड इवन ड्यू प्रोसेस के कंसर्न्स हैं कि भाई अरेस्ट और डिटेंशन के टाइम पे जो वैसे भी आप अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की अगर बात करें, 5,000 से ज्यादा गवर्नमेंट ने केसेस रजिस्टर किए, 5,000 प्लस, और इसमें से 15 लोगों को सजा नहीं हुई है, लगभग 15-16 लोगों को सजा हुई है। तो ये कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है। एंड यहां पर गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और गुड गवर्नेंस के लिए ये जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कंटेंट जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से इंक्रीज हो रहा है, हम उसे भी प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो ये थी आपकी सारी बात। अब आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां पर लोकसभा ने क्लियर किया एक बिल जो रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड है और उसको बैन करता है। अब पहले हमारे यहां पर क्या हुआ था और क्या है ये रियल मनी गेमिंग ऐप। आपने कई बारी आईपीएल के मैच के दौरान ये सुना होगा कि आप एक टीम बनाइए, आपका काम मैं कर लेता हूं। जैसे कभी आपको अपने बगल में रोहित शर्मा दिखेंगे, कभी आपको धोनी दिखेंगे, कभी कोई और प्लेयर दिखेंगे और वो कहेंगे कि ये काम मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पे जाके जाके टीम बना लीजिए। तो ऐसी आपने कई बारी बातें सुनी होंगी। बट ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है सोसाइटी को, बिकॉज जो ये जो एडिक्शन है गैम्बलिंग का, इसकी वजह से काफी सारे सुसाइड देखने को मिल रहे थे। तो गवर्नमेंट अब सीरियस नोट पे ये चाहती है कि भैया हम ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करें बट गैम्बलिंग को बंद करना चाहते हैं। तो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ब्लैंकेट बैन लगाता है ऐसे किसी भी गेम के ऊपर जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है, चाहे वो फैंटेसी स्पोर्ट्स की हो, चाहे रमी की हो, पोकर की हो, या कोई भी कैश बेस्ड गेम हो आपकी। इससे क्योंकि एडिक्शन होने के चांसेस है, फाइनेंशियल फ्रॉड, टैक्स इवेजन एंड सुसाइड्स के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक टाइम था जब 2023 में गवर्नमेंट ने प्रो गेमिंग ऐप आपकी चीजों को लॉन्च किया था। अब उसके बाद से 2 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री हो चुकी है, 2.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड इसमें बहुत ज्यादा एफडीआई इनफ्लो भी आया है। तो उस समय तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कीजिए, आप गेम्स ऑफ स्किल प्लस गेम्स ऑफ चांस इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कीजिए। जो गेम ऑफ चांस है, जैसे आपने एक डाइस फेंकी और डाइस के अंदर 6 आ गया, आपको पैसा मिल गया, तो गेम ऑफ लक को नहीं हम अलाउ करते, बट यहां पर गेम ऑफ स्किल को हम अलाउ करते हैं। बट अभी इसमें लूप होल बहुत सारे थे जिसकी वजह से आप ये मान के चलो बहुत सारा सुसाइड हो रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, टैक्स फ्रॉड हो रहा था। तो गवर्नमेंट कहती कि नहीं, अब किसी भी तरह की गेम, चाहे वो लक की हो चाहे वो स्किल की हो,
पैसा इन्वॉल्व है तो नहीं अलाउड। तो यहां पर 2024-25 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली टैक्स अथॉरिटीज, सोशल एक्टिविस्ट, इन्होंने कहा कि भैया बहुत सोशल डैमेज हो रहा है, इसकी वजह से आप इसे रोको। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑल फॉर्म ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, मनी गेम जो है उन्हें बंद करेंगे। हम सेफ स्किल बेस्ड ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, जैसे आप नीड फॉर स्पीड खेलना चाहते हैं या स्मैकडाउन खेलना चाहते हैं, वैसे गेम्स। तो इसमें ऑनलाइन गेम्स को कहा गया है कि जहां पर कोई भी, मतलब मनी गेम वो है जहां पर फीस, एंट्री डिपॉजिट या स्टेक इन्वॉल्व है, जहां पर आपको कहा जा रहा है कि भैया इसके बदले में आपको पैसा मिल सकता है। तो ऐसी किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं अब से इंडिया के अंदर। तो यहां पे गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है उन इंडिजिनस गेम्स को जो कि नॉन गैम्बलिंग बेस्ड गेम है, ताकि क्रिएटिविटी को हम बूस्ट कर सके इकोनॉमी के अंदर। अब यहां पर आप ये मान के चलो कि जो ऑफिसर हैं वो सर्च, सीज और अरेस्ट कर सकते हैं, बोथ फिजिकल या डिजिटल स्पेस में किसी को भी। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर हम बात करें तो उनको कहा गया कि भाई मनी डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांजैक्शन आप अलाउ नहीं करेंगे, चाहे यूपीआई या किसी भी थ्रू आप अलाउ नहीं करेंगे इस तरह की गेमिंग ऐप में पैसा लेन और देन। अब ब्लैंकेट बैन लगा दी गई है, स्किल और चांस के बीच में कोई सेग्रीगेशन नहीं है। और यहां पर एक सेंट्रल गेमिंग अथॉरिटी बनेगी जो इस पूरी चीज को रेगुलेट करेगी और ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगी। एंड बैन कर दिया गया उन एड्स को जहां पर स्पॉन्सरशिप और ऐसे किसी भी चीज के बारे में बात होती है, तो या आईपीएल में ये प्रमोट कर रहे हैं या किसी भी मैच में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो चीज बंद हो जाएगी। तो अब जैसे गेमिंग कंपनी है, ड्रीम 11, एमपीएल, विंजो, पोकरबाजी, ये सब भैया प्लेटफॉर्म अब होने वाले हैं बंद। मोर ओवर एड्स भी इनकी अब हो जाएगी बंद। एंड यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यह कहा गया कि आप बीच में पार्टिसिपेट मत करना। एंड यहां पर जो प्लेयर्स हैं उनको भी यही कहा गया है, ऑल्दो प्लेयर्स के ऊपर जो फाइन और पनिशमेंट है वो कम है, बट अगर ऐड करता है कोई तो उसमें 2 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। एंड अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करता है तो जेल 3 साल की है, 1 करोड़ का फाइन है। एंड एंटिटी को सेम 3 साल और 1 करोड़ का फाइन। तो ये कुछ चीजें हैं। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई एडिक्शन की तो एक प्रॉब्लम है ही है, फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत होते हैं, एल्गोरिदम बेस्ड है, कंप्यूटर सब कुछ कर रहा है, वो आपको जीतने ही नहीं देंगे। तो रिग्ड एल्गोरिदम में मैनिपुलेशन हो सकती है आउटकम की, तो इस वजह से भैया इसको अलाउ नहीं किया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन बहुत है भाई। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है, आप मान के चलें यहां पर सारा जो काम चल रहा है वो कैश का चल रहा है। अब कैश में गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा नहीं होता है, अब डाटा नहीं है तो इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एंड नेशनल सिक्योरिटी के रिस्क है, क्योंकि फॉरेन ऑपरेटर, चाइना जैसे ऑपरेटर भी इसमें है। एंड यूथ की प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है, लो इनकम जो लाइक फैमिलीज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इसका डीप इम्पैक्ट पड़ता है। तो पॉजिटिव सिटीजन यूथ को हम प्रोटेक्ट करेंगे गैम्बलिंग की प्रैक्टिस से। देन इलीगल बैटिंग और कहीं ना कहीं जो टैक्स लीकेज है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसको रोक पाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बेटर रहेगा, ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। बट प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी है। प्रॉब्लम क्या है, एफडीआई आई है तो कहीं ना कहीं एक उसकी एक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि लगभग गवर्नमेंट इससे 20,000 करोड़ का टैक्स कलेक्ट करती थी। मास ले ऑफ होगा, 2.5 लाख लोगों को बेरोजगार कर दोगे आप। कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया जा सकता है, बिकॉज बैटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट है ही नहीं। देन रियल मनी गेमिंग जो है ये अंडरग्राउंड, या आप कह सकते हो कि आप डार्क वेब पे इसे देखेंगे तो ऐसे प्लेटफॉर्म को हमारे लिए भी मॉडरेट करना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे रह सकती है। आइए अब बात करते हैं अग्नि 5 के बारे में। अग्नि 5 अभी रिसेंटली हमने टेस्ट किया इसका एक वेरिएंट। अब मिसाइल 2 तरह की होती है, एक होती है ब्लिस्टिक मिसाइल, एक होती है आपकी क्रूज मिसाइल। ब्लिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन को आपकी फॉलो करती है। मतलब एक तरह से आपका आधा फेज क्या होता है, एक इंजन के द्वारा आपने प्रोपेल किया, एंड आधा फेज आपका क्या रहता है, अंडर ग्रेविटी के इंपैक्ट में डाउनफॉल होता है। अब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रहती हैं। बट क्रूज मिसाइल क्या होती है, जैसे आप रिमोट कंट्रोल कार चलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप लो एल्टीट्यूड पे इसको रन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लो एल्टीट्यूड पे इसको रन कर सकते हैं, बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा इसमें। तो यहां पे 2 तरह की मिसाइल्स में, एक को आप पूरी
ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल कर सकते हो, एक को आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो जब तक आपके पास आप पूरा क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट करके उसकी पीक हाइट तक नहीं जा रहे हो। तो ये दोनों में फर्क है। अभी अगर हम बात करें, जो अग्नि 5 है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है और 1500 किलो तक के पेलोड को न्यूक्लियर और कन्वेंशनल ये डिलीवर कर सकता है। एंड इसमें हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई एक ही रॉकेट में 4-5 हेडर डाल दिए और ये 4-5 जगह पे अलग अलग जगह पे जाके दुश्मन के ठिकानों पे अटैक कर सकता है साइमल्टेनियसली। तो इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप हमने यूज किया। देन इसमें कनिस्टर बेस्ड आपका अप्रोच रहेगा। कनिस्टर बेस्ड क्या रहता है, बेसिकली देखो, एक होता है हॉट लॉन्च, एक होता है कोल्ड लॉन्च। अब दोनों फर्क क्या होता है, लेट्स से इतनी भारी भरकम ये मिसाइल है आपकी 1500 किलो का, तो ये पेलोड लेके जा रही है। अगर हम इसे हॉट लॉन्च करेंगे, यहीं पर ही आग लगा के लॉन्च करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर ये बाय चांस नहीं सक्सेसफुल लॉन्च हुई तो ये यहीं पर ही फट जाएगी और आपका पूरा एरिया जो है जहां पर आपने हो सकता है मल्टीपल मिसाइल्स और रखी हो, वो पूरा एरिया डैमेज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक कनस्तर लेते हैं। जैसे आप मान के चलें कि बचपन में आपने ऐसा किया होगा कि पेन के अंदर यहां पर ना एक कागज फंसाया होगा। हमने तो बचपन में किया, मेरे को आपका नहीं पता। जैसे आर पार एक पाइप की तरह ये आपका वो होता है पेन का हिस्सा, एंड आप उसके बीच में कागज रोल करके फंसाते हैं और उसे फूंक मार के कागज को किसी अपने फ्रेंड के ऊपर टारगेट करते कि उसके यहाँ पर गर्दन पे आके लगे, उसके सिर पे आके लगे। तो ऐसा प्री पीरियड में मैं तो करता था, मेरे को नहीं पता आप करते थे कि नहीं। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर अगर आप करते थे। तो इसमें क्या होता है कि भाई देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कनस्तर में हमने किसी गैस के थ्रू इस मिसाइल को कुछ हाइट तक लेके गए और उसके बाद इसको फायर किया। अगर इन केस कुछ डैमेज हुआ भी तो उस एरिया के ऊपर इंपैक्ट थोड़ा मिनिमम आएगा। तो कनस्तर बेस्ड यहां पर लॉन्च कर सकते हैं एंड ये मोबाइल लोकेशन से कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हो। एक जगह आपको टिक के लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन भी देती है। सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है इसमें एंड ये आपकी इंडिया को सेकंड डिफेंस कैपेबिलिटी भी देती है। तो न्यूक्लियर ट्राइड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। तो वैसे ये मल्टी इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये तीन ही कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी है, यूएस, रशिया एंड चाइना। अभी हमने इसको टेस्ट किया तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि लाइक कैपेबिलिटी ये इसको दर्शाता है डिफेंस सेक्टर में। तो हम मल्टीपल एरियाज पे स्ट्राइक कर सकते हैं एंड वन मिसाइल से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एनिमी के मल्टीपल साइट्स को। तो ये चीज इसमें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। दीज आर द थिंग्स जो आपको इस आर्टिकल में याद रखनी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो कल मिलते हैं नई डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।